ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हमने बेसिकली टीडीएस रिलेशंस डिस्कस किए थे, टीडीएस रिलेशन नंबर 1 एंड 2 एंड उसका एप्लीकेशन देखा था। एप्लीकेशन में सॉलिड एंड लिक्विड्स एक फर्स्ट केस होता है, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। सेकंड आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के अगेन 3 फॉर्मूलेज आते हैं, डेवलप होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखने डायरेक्टली न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। फिर हमने उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले चीज जो डिस्कस की थी वो ये था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, TER जिसको हम बोले थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, एंड अगर ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात आपको पता है जो हीट ट्रांसफर होगा इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, एंड अगर हीट ट्रांसफर इसकी तरफ जा रहा है तो हीट ट्रांसफर को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है, ये TER, तो सिस्टम में इन हो रहा है हीट तो पॉजिटिव, अगर वहां से बाहर जा रहा है रिजेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव, वो चीज है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंगली ही हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज इस केस में आपको डेल्टा एस लिखना है तो आप लिखोगे माइनस क्यू बाई टी, ठीक है, और इस केस में लिखोगे डेल्टा एस प्लस क्यू बाई टी, इस तरीके से, है ना। तो ये केसेस डिस्कस किए थे। फिर दूसरा फेज चेंज वाला केस था जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि फेज चेंज में आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डायरेक्टली आप क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, फेज चेंज के टाइम पे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें पता चलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, अगर वेपराइजेशन का केस होगा। अगर कंडेंसेशन का केस है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हम बोल सकते हैं। वो चीज आपको समझनी है, क्योंकि फेज चेंज में क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली क्यू बाई टी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट अब देखो हमें जो अब आई थिंक शायद जो लास्ट केस था हमारे पास मिक्सिंग वाला, वो चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट केस की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा केस नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड लिखना मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में आपका गैस ए है, गैस बी है, इस तरीके से, एंड कंटेनर इज इंसुलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर जो है आपका इंसुलेटेड है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज ए गैस के लिए हम मास m1 डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक हीट c1, m2 और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट c2, इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, है ना। ये चीज, तो दो गैसेस आपके दो फ्लूइड्स हैं ए एंड बी बेसिकली, एंड बीच में ये पार्टीशन है। अगर मैं पार्टीशन को रिमूव करूंगा तो मिक्सिंग होगा। अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली जो मिक्सिंग है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड डेफिनेटली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक इरिवर्सिबल जो चीज होगी वो हमें मिलने वाली है। कैसे मिलेगी इरिवर्सिबल चीज वो हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, इसको हम पार्टीशन बोल रहे हैं, और इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो मिक्सिंग होना है, पार्टीशन। कोई भी केस या कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबिलिटी कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि इरिवर्सिबल है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना होता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल केस, है ना। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द इरिवर्सिबल केस। ये चीज आपको देखनी है। अगर रिवर्सिबल की बात करते हो तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू 0 किस केस में, रिवर्सिबल केस में। इरिवर्सिबल केस में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग आएगा, बिल्कुल। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी व्हाट, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बट अगर आप डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की बात करते हो, क्योंकि ये इंसुलेटेड है तो सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग विल बी व्हाट, 0। बस समझ में आ रही, डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग विल बी 0, ये चीज। अब जब सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम में दो कंपोनेंट्स है, गैस ए एंड गैस बी। अब दोनों का मिक्सिंग होगा, इनिशियली जो स्टेट है एंड फाइनली जो स्टेट है वो आप देख लो, उसको एक बार आप डिफाइन कर लो, क्योंकि इनिशियल स्टेट आपको गिवन होगी। लेट सपोज टेम्परेचर्स भी हम लिख लेते हैं, स्टेट से कहने का मतलब टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, ये चीज।
तो आपको ये स्टेट गिवन है। आफ्टर मिक्सिंग लेट्स सपोज टेम्परेचर डिफरेंट है, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आने वाला डेफिनेटली। अब देखो आफ्टर मिक्सिंग मैं कह सकता हूं आफ्टर मिक्सिंग TF your TF is your equilibrium temperature या बेसिकली जिसको आप फाइनल टेम्परेचर बोल रहे हो, TF इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर, जिसमें आके वो फाइनली प्रोसेस आपका हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट सपोज लेट टेम्परेचर एक हम T1 को ना ग्रेटर अज्यूम कर लेते हैं T2 के कंपैरिजन में, T2 के कंपैरिजन में हम T1 को ग्रेटर अज्यूम कर रहे हैं। अब बात ये है कि आपने ये अज्यूम कर लिया, अच्छा जब मिक्सिंग होगा तो टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ऑलरेडी वो है अभी, तो जब मिक्सिंग हो रहा होगा तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होना है। हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम आपको अचीव ना हो जाए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, इट मींस टेम्परेचर सेम है। तो जब आप थर्मल ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी को लॉस कर रहा होगा, एंड जिसका कम है वो गेन कर रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन हीट लॉस शुड बी इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो लेट सपोज ए वाला क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, बी वाला गेन कर रहा है, बिकॉज ए का टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, ये चीज। तो अब आप देखते हो कि हम अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो आप ये चीज लिख सकते हो M1C1, अच्छा T1 टेम्परेचर बढ़ा तो ये टेम्परेचर लूज कर रहा है तो रिड्यूस हो जाएगा इसका टेम्परेचर TF तक, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा M2C2। फाइनली बी वाला गैस का जो टेम्परेचर T2 था वो इंक्रीज हो रहा है, कब तक, TF वैल्यू तक माइनस T2, ये चीज, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये हीट गेन बराबर हीट लॉस वाला कंसेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ये जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये क्या है, लॉस होगा गैस ए का या फ्लूइड ए, और ये क्या है, गेन है बी के। तो जो लॉस हुआ है वो गेन होगा दूसरे के लिए, सिंपल, लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पे बेसिकली बराबर होने वाला है। तो हीट का जो लॉस है फ्रॉम द फ्लूइड ए विल बी इक्वल्स टू हीट गेन बाय द फ्लूइड बी, सिंपल। अच्छा यहां से मुझे ना TF का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से मुझे TF का वैल्यू मिलने वाला है। TF का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करते पहले, ये हो जाएगा M1C1 T1 माइनस M1C1 T फाइनल M2C2 TF माइनस M2C2 T2, ये चीज। तो आप देखोगे फाइनली TF का जो वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ से, है ना, TF का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, इट इज व्हाट M1C1 T1 प्लस हो जाएगा बेसिकली M2C2 T2 डिवाइडेड बाय M1C1 प्लस M2C2, ये फाइनली आपके पास TF का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में होना भी चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है कि हमारा गैसेस A एंड B मिक्स हो रहे हैं, T1 को मैंने ज्यादा अज्यूम किया, मतलब ग्रेटर अज्यूम किया एज कंपेयर टू T2, दोनों का मिक्सिंग होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फाइनली ये TF का वैल्यू निकल के आ रहा है। अब ये जो TF का वैल्यू है ना, बेसिकली दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर ये आपका निकल के आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ये है कि लेट सपोज अगर मैं अज्यूम कर लूं इफ कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों गैसेस बेसिकली आइडेंटिकल है, ठीक है। आइडेंटिकल कहने का मतलब आपका है इफ वी अज्यूम M1 इक्वल्स टू M2 एंड C1 बराबर C2, ये चीज अगर मैं ये चीज अज्यूम करूंगा तो फाइनली TF विल बी व्हाट, ठीक है, क्या हो जाएगा TS, जो TF है इट विल बी एवरेज ऑफ T1 एंड T2, इट विल बी एवरेज ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, इट विल बी एवरेज ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। ये चीज याद रखना है, अगर M1 बराबर M2 है, C1 बराबर C2 है, तो बेसिकली क्या होगा, एवरेज हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2,
ठीक है, ये चीज क्लियर। तो फाइनली टेम्परेचर आ जाएगा अगर ऐसा केस है तो, ठीक है, अगर ऐसा केस बोला गया है जब दोनों गैसेस आइडेंटिकल हो कंप्लीटली। अब यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई, हमें ये फाइनल टेम्परेचर हमने निकाल लिया। अब बात ये है कि मुझे क्या करना है, हमें एंट्रोपी चेंज निकालना फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो पार्ट है आपका, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। सराउंडिंग जीरो है बिकॉज इंसुलेटेड कंटेनर है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सिस्टम का निकालना, सिस्टम में दो पार्ट ए एंड बी। अब गैस ए जो अपनी इनिशियल कंडीशन में था T1, वो T1 से TF की तरफ है, और बी वाला भी अपनी इनिशियल कंडीशन T2 से TF की तरफ जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों का एंट्रोपी चेंज ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो कि अल्टीमेटली एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, देखो डेल्टा एस ऑफ ए प्लस डेल्टा एस ऑफ बी, ये हमारा डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम हो गया। ए मतलब गैस, ए लिखो या बी लिखो, क्योंकि हमने 1 1 लिखा है तो जो भी आप लिखना चाहते हो वैसे 1 1 लिख लो, क्योंकि गैस 1 गैस 2 करके है ना, जो भी मतलब नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज, बट आपको पता होना चाहिए 1 एंड 2। अच्छा, अब कैसे लिखे इसको, देखो अगेन एंट्रोपी का चेंज आपको पता है, रिवर्सिबल पाथ कंसीडर करे चाहे रिवर्सिबल पाथ कंसीडर करे, प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, तो चेंज तो सेम ही रहेगा, चेंज तो सेम ही रहने वाला है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, तो कोई भी प्रोसेस हो इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो अगर मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, हीट ट्रांसफर बाय टेम्परेचर टी इंटीग्रेशन जो हम करेंगे डेल क्यू बाई टी, टेम्परेचर ये आपका टेम्परेचर टी आ गया, इंटीग्रेशन होगा आपका T1 इनिशियल कंडीशन T1 से TF की तरफ जा रहा है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन T2 अपनी इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जो गैस 2 है या जो गैस B है उसकी इनिशियल कंडीशन T2 है और फाइनल टेम्परेचर है TF, तो डेल क्यू बाई टी, इस तरीके से है ना, इस तरीके से रखते हैं। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा TF। अच्छा, हीट ट्रांसफर लिखने के लिए C dt बाई टी, C1 बेसिकली ये C1 है, प्लस T2 TF C2 dt बाई टी। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपली आपको पता है क्या आने वाला है यहाँ पे, C1 ln TF TF बाई T1 प्लस C2 ln TF बाई T2, ये चीज करेक्ट। अच्छा, ये अगर मैं स्पेसिफिक टर्म्स में लिखा तो ऐसा होगा, अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक टर्म्स में लिखा, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे जो भी है M1 और ये M2। ठीक है, इस तरीके से मैंने जस्ट मास से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैं टोटल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, अदरवाइज मास हटा भी दोगे तो क्या होगा, वो आपका बेसिकली आ जाएगा स्पेसिफिक टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ पे यहीं पर लिख ही लो इसको M1, क्योंकि हम टोटल के टर्म्स में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपके पास आया। अब ये है आपका डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ अगेन इफ वी कंसीडर, इफ वही जो हमने कंडीशन बोली थी इनिशियली, M1 बराबर M2 एंड C1 बराबर C2, मतलब आइडेंटिकल फ्लूइड्स, बेसिकली आइडेंटिकल फ्लूइड्स आप कंसीडर करते हो तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा है तो आपको पता था कि जो फाइनली TF होगा इट विल बी द एवरेज ऑफ T1 एंड T2, इट विल बी द एवरेज ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँ तो ये डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या बनने वाला है, देखो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम विल बी, अच्छा ये M, ये तो कॉमन हो जाएगा MC, इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा ln TF बाई T1 प्लस ln TF बाई T2। ठीक है, अच्छा ln ऐड हो रहा है तो बेसिकली प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ln का, तो ये ln TF का स्क्वायर और यहाँ पे T1 T2। ठीक है, बट आपको पता है जब M1 बराबर M2 है, C1 बराबर C2 है, तो TF एवरेज है T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2, तो उसको अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँ है ना,
इस पार्ट को अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूँ तो देखो क्या बनेगा, TF आपको पता है T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है, इसका अच्छा T1 T2 को अगर मैं ऐसा लिख दूं रूट ऑफ T1 T2 और इसका मैं टोटल का स्क्वायर ले लूं तो बात तो एक ही है ना। देखो TF का वैल्यू है T1 प्लस T2 बाई 2 इस कंडीशन के लिए, उसका स्क्वायर होना था, बट मेरे को नीचे T1 T2 दिख रहा है तो मैंने T1 T2 की जगह अंडर रूट T1 T2 लिख लिया और पूरे टर्म का, पूरे एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये तो चीज सिंपल सी बात है। अब ये है आपका एंट्रोपी का चेंज आता है यहाँ से, दिस इज योर एंट्रोपी चेंज, है ना, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम चल रहा है। अब आपको पता है यार, अगर मैं बात करता हूँ इसकी एवरेज अर्थमेटिक मीन, आपको पता है अर्थमेटिक मीन जो होता है T1 प्लस T2 बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट T1 T2, ठीक है। अगर आप T1 T2 कंसीडर करते हो तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन T1 प्लस T2 बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी अंडर रूट T1 T2। एंड आपको ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब आप इनको कंपेयर करते हो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पार्ट, क्योंकि ऊपर तो आपका क्या है अर्थमेटिक मीन, नीचे ज्योमेट्रिक मीन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब ln का जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1, और ln का कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ओवरऑल जो वैल्यू आई इट इज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ln x है लेट्स सपोज कुछ, एंड आपको पता है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अगर ln x है, ln मतलब x मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर है और वो x इज ग्रेटर देन 1 है तो अपना मैं ln पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कहने का मतलब है कि हमें यहां से एक फाइनली जो रिजल्ट मिला है इट इज व्हाट पॉजिटिव, इट इज व्हाट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका क्या है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, योर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इसका मतलब है प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, प्रोसेस बेसिकली मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल, मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल, मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये चीज है एंट्रोपी का चेंज। हमेशा एक चीज याद रखो, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, अगर इरिवर्सिबल है एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये चीज की मैं बात कर रहा हूँ। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0 इरिवर्सिबल के लिए, एंड डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये दोनों क्या है बेसिकली यूनिवर्स का पार्ट है। तो जब आप यूनिवर्स बोलते हो तो ऑटोमेटिकली कहने का मतलब है डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ, तो ये चीज दोनों का समेशन ग्रेटर देन 0 होगा तब आप इरिवर्सिबल बोलोगे, ठीक है। तो जब भी आप यूनिवर्स की बात करते हो, यूनिवर्स में आप सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को ले रहे हो, इंसुलेटेड था इसलिए सराउंडिंग का क्या हो जाएगा एंट्रोपी चेंज 0, बिकॉज हीट इंटरेक्शन होगा नहीं क्योंकि इंसुलेटेड है। लास्ट पार्ट हमने ये चीज बोला है, देखो लास्ट पार्ट में हमने ये बोला है कि देखो ये जो पार्ट है T1 प्लस T2 बाई 2 इट इज द अर्थमेटिक मीन, T1 T2 दो टेम्परेचर्स है, तो ऊपर वाला अर्थमेटिक मीन, नीचे वाला ज्योमेट्रिक मीन, एंड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो कहने का मतलब है कि ln का जो भी वैल्यू आएगा इट इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ln का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ln का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कहने का मतलब डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी का चेंज जो आ रहा है इट इज अ पॉजिटिव। अब डेल्टा एस इज अ पॉजिटिव इट मींस वो इरिवर्सिबल केस है, वो क्या हो जाएगा एक इरिवर्सिबल केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, वो जस्ट हमने कंपैरिजन के लिए ले लिया कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, वो चीज है ना। मेन फंडामेंटल्स जो होगा हमेशा, अभी जब न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज याद रखना है
ठीक है, मेन तो असली चीज ये है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएगा, देखो अभी जब एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मैक्सिमम वर्क। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, किसी भी केस में मैक्सिमम वर्क कब हो सकता है, जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो। प्रोसेस रिवर्सिबल बोलने का मतलब है कि एंट्रोपी का चेंज का जीरो होना। किसका एंट्रोपी का चेंज जीरो होना? सिस्टम और यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज अगर मैं बोलूं आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज किसका जीरो होगा, सिस्टम और यूनिवर्स? यूनिवर्स, यूनिवर्स याद रखो, क्योंकि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, सिस्टम का नहीं। सिस्टम का तो एंट्रोपी चेंज कुछ ना कुछ रहेगा, बट यूनिवर्स का जीरो होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स में आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग कंसिडर करो। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, यूनिवर्स एक आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो वहां पे आप देखते हो कि अगर आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है तो उसमें कोई हीट इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, तो जो आपका डेल्टा एस है इट विल बिकम्स जीरो। तो डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स विल बी जीरो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही कंसेप्ट को हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी अभी यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड केस लिखना। ठीक है, सेकंड केस इसमें लिखना मैक्सिमम वर्क। ठीक है, सेकंड केस लिखना, मतलब केस नंबर जो भी आई थिंक शायद फोर्थ है, मैक्सिमम वर्क that can be extracted from two finite bodies maximum work that can be extracted from two finite bodies available at different temperature. ठीक है, ये चीज, तो मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज अवेलेबल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अच्छा, तो दो डिफरेंट बॉडीज अवेलेबल है आपके पास। लेट सपोज एक बॉडी है T1 टेम्परेचर पे अवेलेबल, दूसरी बॉडी है T2 टेम्परेचर पे अवेलेबल। अब बोला जा रहा है कि आपके पास दो बॉडी अवेलेबल है और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है, तो आप कितना मैक्सिमम वर्क यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, पहली बात, आपको पहला ही वर्ड क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब आप एक रिवर्सिबल हीट इंजन कंसीडर करते हो। क्योंकि मैक्सिमम वर्क कब मिलता है, जब आप एक रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब इरिवर्सिबल कंसीडर करेंगे, वहां तो खैर वर्क जो मिलेगा वो तो कहीं ना कहीं कम ही मिलेगा। जब मैक्सिमम बोल दिया इसका मतलब हमें जो केस कंसीडर करना है वो रिवर्सिबल केस है। तो मैं एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा दूं इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में तो मुझे मैक्सिमम वर्क मिल जाएगा, और वही मैक्सिमम वर्क बेसिकली यहाँ पे पूछा भी गया है। तो मेरे पास दो फाइनाइट बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर्स पे अवेलेबल थी, दो फाइनाइट बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास अवेलेबल है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल है तो मैं एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा के यहाँ से वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और वही वैल्यू बेसिकली हमें कैलकुलेट भी करनी है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाएंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हीट ट्रांसफर होगा, ये लेट सपोज क्यू हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज क्यू हीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एंड लेट सपोज कुछ ये वर्क ट्रांसफर है। ठीक है, अब आप देखोगे कि यार अगर, अच्छा सबसे पहली बात तो आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है। एक तो फाइनाइट बॉडी T1 है, एक फाइनाइट बॉडी, दूसरी सेकंड बॉडी फाइनाइट बॉडी, और एक रिवर्सिबल हीट इंजन। आप मुझे एक चीज बताओ, जब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स निकालना है, तो कितनी कौन कौन सी चीजें कंसिडर होने वाली यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें कंसिडर होंगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के लिए रिवर्सिबल केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स जीरो था, बट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो हमें पता होना चाहिए पहले, तब मैं उन सबका ऐड करके फिर जीरो कर दूंगा। बताओ क्या आएगा, क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या क्या चीजें लिखोगे।
T1 T2 Q2 Q2, हाँ ये ठीक है, फाइनाइट बॉडीज है ये। अच्छा चलो इसको Q1 Q2 आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है Q1 Q2 हो गया, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जीरो करेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग रिवर्सिबल, वी आर कंसिडरिंग रिवर्सिबल केस। क्यों रिवर्सिबल केस? बिकॉज वी वांट द मैक्सिमम वर्क, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम वर्क, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम वर्क। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो। तो सबसे पहले ये एक फाइनाइट बॉडी, दूसरा रिवर्सिबल हीट इंजन, तीसरा आपका ये फाइनाइट बॉडी। अच्छा एक पॉइंट हमने जब एंट्रोपी लिखा होगा तो ये भी लिखा था कि यार कोई भी हीट कोई भी एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं होगा विद वर्क, ये वर्क की वजह से कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होने वाला, ठीक है ये चीज हमने लिखी थी। कोई भी एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होता वर्क के साथ, बिकॉज वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसके साथ कोई एंट्रोपी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लिखोगे, देखो क्या क्या चीज आने वाली यहाँ पे। सबसे पहले आएगा डेल्टा, लेट सपोज पहला फाइनाइट बॉडी डेल्टा S1, फिर आएगा आपका डेल्टा S2, ठीक है, फिर आएगा आपका डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इक्वल्स टू जीरो। ये सब चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये सब चीजों का समेशन जीरो आने वाला है, बट डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इट विल बी जीरो। ये चीज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 आपको करना है सिंपल। डेल्टा S1 की अगर आप बात करते हो, देखो डेल्टा S1 में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिस अच्छा क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली Q1 बाई T1 लिख सकता हूँ? क्या मैं Q1 बाई T1 लिख सकता हूँ? क्वेश्चन है ये, क्या मैं डेल्टा S1 Q1 बाई T1 लिख सकता हूँ यहाँ पे? यस और नो? माइनस, ठीक है माइनस के साथ, ये सही है गलत है? नेगेटिव साइंस, हाँ नेगेटिव साइड। याद रखो, याद रखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू फाइनाइट बॉडीज। क्या अगर जब ये यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या ये टेम्परेचर T1 ही रहेगा? क्या ये T1 ही रहने वाला है? क्या ये T1 ही रहने वाला है? अगर यहां से हीट ट्रांसफर होगा इस फाइनाइट बॉडी से तो क्या T1 ही रहेगा कि बदलेगा, चेंज होगा? चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं। ये फॉर्मूला हमने कब लिखा था? जब ये क्या है, जब क्या होगा, ये बॉडी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के केस में ही तो हमने ये पढ़ा था कि हीट दो या सप्लाई करो टेम्परेचर सेम रहता है। बस समझ में, ये केस होगा तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू बाई टी। ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ये एक फाइनाइट बॉडी है, इसका टेम्परेचर तो चेंज होगा जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होना है, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होना है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर चेंज होना है। तो अगर टेम्परेचर चेंज है तो फिर हम कभी क्यू बाई टी ये नहीं लिख सकते, ठीक है, जब तक आपको ये गिवन ना हो कि T1 जो है बेसिकली एक सोर्स है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है व्हाइल सप्लाइंग द हीट, और वैसे T2 के लिए बोलूं कि इसका टेम्परेचर T2 ही रह रहा है व्हाइल एक्सेप्टिंग हीट Q2, तो तब आप लिखोगे Q1 बाई T1 और Q2 बाई T2, अदरवाइज नहीं लिखोगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, न्यूमेरिकल्स में भी होगा मिस्टेक, इसलिए अगेन चीजें याद रखो। इसलिए मैंने वो इंपॉर्टेंट केस लिखा है, TER मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के केस में ही वो लिख पाओगे आप Q बाई टी, बिकॉज जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ऐसी जगह से हो रहा है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लिख पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज है, मतलब आप यहाँ पे ये चीज नहीं लिख सकते हो, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, देखो डेल्टा S1 आप लिखोगे व्हाट, अच्छा फाइनाइट बॉडी है ना, कोई बॉडी है, आपको याद होगा सॉलिड लिक्विड्स के केस हमने एक फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम सी
MC, क्योंकि आइडेंटिकल, लेट सपोज मैं इनको आइडेंटिकल बॉडीज मान रहा हूँ, ठीक है, MC ln T2/T1, ठीक है, और नॉट T2, इसको मैं ऑब्वियसली बात है। अच्छा एक और चीज, पहले एक और चीज पूछ लेते हैं, चलो ये T1 है, ये ये T1 है, ये कब तक हीट ट्रांसफर करता रहेगा और ये कब तक एक्सेप्ट करता रहेगा? यस एग्जैक्टली, हाँ, जब तक ये फाइनली एक टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। ये कब तक हीट ट्रांसफर करेगा? जब तक ये एक टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए, और ये कब तक लेगा? जब तक ये एक फाइनल टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। मतलब कहने का मतलब, कहना चाह रहा हूं कहीं ना कहीं ये TF ना पहुंच जाए, और जब तक ये TF ना पहुंच जाए तब तक इनके बीच में पोटेंशियल रहेगा। देखो वर्क हम क्यों निकाल पा रहे हैं, क्यों हम वर्क ट्रांसफर निकाल पा रहे हैं, क्यों ये रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट हो पा रहा है? बिकॉज दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं जिसकी वजह से मैं वर्क बना पाऊं। बात समझ में आ रही है ये चीज? रिवर्सिबल हीट इंजन का एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक T1 T2 अलग अलग। इसका एग्जिस्टेंस कब खत्म हो जाएगा? जब ये दोनों टेम्परेचर सेम हो जाए। समझ में आ रही बात? इसका एग्जिस्टेंस कब तक? जब तक T1 T2 आर डिफरेंट। अगर सेम हो गए तो एग्जिस्टेंस खत्म, कोई वर्क बनेगा नहीं, वहां पे जाके आपका प्रोसेस खत्म। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो कहने का मतलब, अब देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा S1 का वैल्यू क्या लिखने वाले, ठीक है, डेल्टा S1 का वैल्यू लिखेंगे हम MC ln T फाइनल डिवाइडेड बाय T1, क्योंकि इनिशियली T1 था फिर TF हो गया, प्लस MC ln TF बाय T2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। MC कॉमन लिया हमने यहां से, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ln TF बाय T1 प्लस TF अगेन ln TF बाय T2, ठीक है। ये अगेन वही चीज दिख रही है हमें, ln TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 T2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये कब पॉसिबल हो सकता है? यहां से क्या पता चल रहा है ये कब पॉसिबल है? ये चीज 0 हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो मैंने ग्रीन से शो किया ब्रैकेट, इट शुड बी 1, 1 होगा, क्योंकि ln 1 ही तो 0 होता है, बिकॉज आपको पता है ln 1 इज 0। अगर ln 1 0 है तो आप यहां से डायरेक्टली एक चीज लिख पाओगे कि TF विल बी व्हाट, TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 T2 इज 1। तो वी कैन राइट कि भाई TF इज नथिंग बट अंडर रूट T1 T2। तो ये बेसिकली आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया, जहां तक ये आपका काम करने वाला है रिवर्सिबल हीट इंजन। बात समझ में आ रही है? तो T1 T2 फाइनली TF तक पहुंचेंगे, इस TF तक पहुंचेंगे तो आपका वर्क जो बनेगा रिवर्सिबल हीट इंजन वो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। ये चीज हमने देखा, तो ये कंडीशन आ गई, बेसिकली ये कंडीशन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है आपके पास। अब ये कंडीशन आ गई, हमें तो निकालना क्या था, मैक्सिमम वर्क। तो वर्क निकालने का तरीका क्या है? वर्क क्या होता है? वर्क का फंडा तो वही है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट एडिशन माइनस रिजेक्शन बोलने का मतलब Q1 माइनस Q2। अब Q1 लिखना है आपको, तो Q1 कैसे लिखोगे? MC T1 माइनस TF, करेक्ट, T1 माइनस TF ही तो लिखेंगे ना, बिकॉज ये जो T1 है TF तक गया, तो T1 से TF गया तो कितना ही ट्रांसफर किया? MC T1 माइनस TF, ठीक है, कितना ही ट्रांसफर किया होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये चीज लिखा हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन MC, ये हो जाएगा TF माइनस T2, है ना, ये चीज। तो ये आपका T1 से TF जा रहा है, और ये हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसीडर करा तो उल्टा नहीं लिखेगा, ठीक है। तो T2 से TF जा रहा है और ये T1 से TF जा रहा है, ठीक, ये चीज। अदरवाइज हम लिखते हैं तो हीट रिजेक्शन तो लिखते क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो फाइनल तो आपका क्या है, TF माइनस T2, और यहाँ पे T1 माइनस TF, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये आपका हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन हो गया, दिस इज योर वर्क, ये आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, MC कॉमन ले लेते हैं पूरा, बचता क्या है T1 प्लस T2 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस माइनस 2 TF, और TF का वैल्यू क्या है,
T1 प्लस T2 माइनस 2 रूट T1 T2। अगर ऐसा है तो ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होगा, वर्क जो मैक्सिमम है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम वर्क है, इट इज व्हाट m इंटू सी ब्रैकेट में अंडर रूट T1 माइनस अंडर रूट T2 का होल स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहाँ पे यूज होगा, जब दो फाइनाइट बॉडीज दी है एंड आपको बोला कि उन दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल है। अब उस टेम्परेचर डिफरेंस से मैं कितना मैक्सिमम वर्क निकाल सकता हूँ, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम कुछ केसेस के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमें कुछ सर्टेन फॉर्मुलेस पहले से याद हो, आपको ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। डन हो गया सबका, ठीक है। एंट्रोपी चेंज लिखते हुए गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज। अब एक दूसरा केस पता क्या है, maximum work that can be extracted from a finite body and a thermal energy reservoir, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्टेड, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ऑब्टेनेबल एंड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है। एक बॉडी आपके पास अवेलेबल है और एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब ये मैंने ना एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, देखो एग्जांपल, पहले तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज ये है आपके पास एक फाइनाइट बॉडी जिसका टेम्परेचर है T1 और एक आपके पास अवेलेबल है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। जनरली थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो कि हीट एक्सेप्ट करते हैं वो कौन होते हैं, सराउंडिंग। सराउंडिंग ये तो एक आपका एक ऐसा रिजर्वायर है जो हीट एक्सेप्ट कर रहा है, टेम्परेचर सेम है उसका। हम हीट रिजेक्ट क्या करते हैं, सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर सेम है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो हीट एक्सेप्ट कर रहा है, बेसिकली सिंक की तरह काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जगह एक तरीके से एटमॉस्फेयर आपके पास। अब मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ फाइनाइट बॉडी, अब ये फाइनाइट बॉडी क्या क्या हो सकती है, ये हो सकता है आपका कोई एक ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लाइक आपका फर्नेस। फर्नेस होता है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा अवेलेबल है और सराउंडिंग में कुछ आपका दूसरा टेम्परेचर अवेलेबल है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस मिल गया ना। बस आप ये चीज देखो, जहां भी आपको टेम्परेचर का डिफरेंस मिल रहा है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा के मैं वर्क निकाल सकता हूँ, मैं एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा के वर्क निकाल सकता हूँ उसमें से। तो वही चीज है। अब क्वेश्चन में जरूरी तो ना ऐसा बोला जाएगा कि एक फाइनाइट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ये सब है और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर, अब बताओ मैक्सिमम वर्क कितना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऐसा कभी पूछेंगे भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास एक फर्नेस अवेलेबल है जिसके पास इतना टेम्परेचर है एंड जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर इतना है, आप कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हो इन दोनों से, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये केस हमने इस तरीके से पढ़ रखा है, बस समझ मारिए। आपको याद होना चाहिए कि हमने ये जो केस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक फर्नेस सराउंडिंग दिया है, वो केस हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ, इस पर्टिकुलर केस के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये वाला जो केस है इसका जो फॉर्मूला होगा तो वो हमारा उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, इतना आपको रिलेट करना आना चाहिए, है ना। फाइनाइट बॉडी एनीथिंग, लेट सपोज कोई एक हीटेड मेटल है, कोई हीटेड मेटल ब्लॉक है, वो भी हो सकता है एक फाइनाइट बॉडी, ऑब्वियस ही बात है। फाइनाइट बॉडी कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और ये टी आर क्या होगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब वो थोड़ा ना बोलेगा कि सराउंडिंग जो है बेसिकली हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और ये बॉडी हमारा फाइनाइट बॉडी है, मैक्सिमम वर्क बताओ। एज इट इज इस हेडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट आपको इस हेडिंग को रिलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस।
तो क्वेश्चन पढ़ के आपको रिलेट कर पाए कि यार ये मेरा इस पर्टिकुलर केस के साथ डील कर रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखो तो ये एक फाइनाइट बॉडी अवेलेबल है T1 टेम्परेचर पे, ये TR मेरे पास अवेलेबल है, बेसिकली सराउंडिंग कुछ भी बोलो एटमॉस्फेयर, लेट्स सपोज को मैं T0 नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने लगाया भाई इन दोनों के बीच में एक रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन हमने अप्लाई कर दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पे गया Q, यहां से जा रहा है ये वर्क ट्रांसफर दे रहा है कुछ, और ये लेट सपोज इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना Q माइनस डब्ल्यू, इसको ऐसा लिखा जा सकता है Q माइनस डब्ल्यू इस तरीके से। Q गया, Q में से कुछ वर्क बना, बाकी तो सब सिंक के पास चले गया ना, तो Q माइनस डब्ल्यू लिख दिया, सिंपल। अब देखो क्या केस होगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज तो ये है। अब अगेन मैक्सिमम वर्क होने के लिए अगेन वही चीज, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स शुड बी जीरो, डेल्टा एस ऑफ अ यूनिवर्स शुड बी जीरो, है ना, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो होना चाहिए। अब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो है तो अगेन यूनिवर्स में क्या क्या आ रहा है आपके पास, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट फाइनाइट बॉडी। ठीक है, फिर आपका आ रहा है डेल्टा एस ऑफ ये रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन प्लस आपका आ रहा है डेल्टा एस ऑफ ये TER थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इट शुड बी सबका समेशन बराबर जीरो। अब आप देखोगे यार रिवर्सिबल हीट इंजन, क्योंकि साइक्लिक हीट इंजन है उसका एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, मालूम है आपको, है ना। साइक्लिक हीट इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब साइक्लिक हीट इंजन, तो उसका एंट्रोपी चेंज तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्यों हमने इसको जीरो बोल दिया, बिकॉज रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब एक साइक्लिक हीट इंजन, और साइक्लिक केस में तो आपको पता है प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है, जीरो, ये चीज। तो अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना, डेल्टा S1 और TSR रखना और डेल्टा एस ऑफ TR रखना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ फर्स्ट, अच्छा ये कब तक वर्क बना पाएगा, कब तक ये वर्क बनता रहेगा, कब तक ये वर्क ऐसा, कब तक ये ऑपरेट, कब तक चलता रहेगा ये। हाँ यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ T0 यस, T1 T1 बराबर T0, हाँ T1 बराबर T0 होगा, है ना, जब तक ये T1 T0 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे T1 T0 के बराबर होगा तो अपना इंजन बंद है, ठीक है, उसके आगे काम नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा S1 डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे MCLN, इनिशियली टेम्परेचर कितना था T1, फिर बाद में फाइनली कितना होगा T0। ठीक है, तो फाइनाइट बॉडी है ना, बॉडी जो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन देखा था डेल्टा एस TDS रिलेशंस का, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए देखा था। तो वहां पे एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डायरेक्टली MCLN T2/T1, T1 इज योर इनिशियल कंडीशन, T2 इज योर फाइनल कंडीशन, वो आपको याद रखना है। सॉलिड लिक्विड वाला जो पहला एप्लीकेशन था, MCLN T1, MCLN T2/T1, T1 इज योर इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज योर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, वो चीज याद रखनी। ठीक है, प्लस डेल्टा एस ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर Q माइनस W डिवाइडेड बाय व्हाट, T0। यहां पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली ये चीज, समझ में आ रही बात, क्यों मैंने इसको डायरेक्टली जो ये हीट गया इसके पास डिवाइडेड बाय T0 लिख दिया, क्यों, क्योंकि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर फाइनाइट बॉडी होता तो हम नहीं लिख पाते फिर, जो कि हमने देखा प्रीवियस केस में। इसको मैंने Q माइनस डब्ल्यू इसलिए लिखा बेसिकली क्योंकि मुझे वर्क का वैल्यू चाहिए था, अदरवाइज इसको आप Q2 लिख देता, फिर Q2 का क्या करता मैं यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने Q माइनस डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, ये चीज, तो Q माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डायरेक्टली मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय मतलब हीट डिवाइडेड बाय T0 लिख दिया इस तरीके से। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर था, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, इसलिए लिखा ये चीज, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ये हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो वर्क का वैल्यू आएगा इट विल बी व्हाट, मैक्सिमम, वो वर्क मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिखना चाहिए हमें, Q विल बी व्हाट, Q क्या होगा, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, T1 फाइनाइट बॉडी है उसने कितना हीट ट्रांसफर करा है, डिपेंड करता है कि T1 कहां तक पहुंचा है,
कहां तक पहुंच सकता है, टी नॉट तक पहुंच सकता है। तो क्या लिखोगे, एम सी टी वन माइनस टी नॉट माइनस ये वर्क डिवाइडेड बाय ये टोटल टी नॉट इक्वल्स टू 0। बस समझ में आई। क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू डिपेंड करता है यार इनिशियली टी वन था, फाइनल क्या हो सकता है, फाइनल टी नॉट हो सकता है, क्योंकि टी नॉट जैसे ही आएगा अपना इंजन काम करना बंद। तो एम सी टी वन माइनस टी नॉट माइनस वर्क डिवाइड बाय टी नॉट, ये चीज। अब सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम वर्क का वैल्यू निकाल लो, सिंपल। टी नॉट हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं, टी नॉट मल्टीप्लाई करा, पहले एमसी कॉमन ले लेते हैं, एमसी कॉमन लिया हमने, ठीक है। एक काम करते हैं ये, अच्छा नहीं एमसी कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि वर्क भी है ना इसके साथ। तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, टी नॉट एम सी एल एन, हाँ नहीं, हाँ ये एलसीएम, इसको मैं एक्चुअली क्या करूँ, टी नॉट का मल्टीप्लाई से करूंगा तो एलसीएम हो जाएगा पूरा। अब रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, एम सी टी वन माइनस टी नॉट माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हटा दिया, सिंपल। डिनोमिनेटर में टी नॉट आना था बट टी नॉट हटा दिया, वहां 0 है इसलिए। अब यहां से जो वर्क मिला इट विल बी मैक्सिमम, या तो आप मैक्सिमम यहीं पर ही लिख दो कि भाई ये जो वर्क लिख रहे हो इट इज व्हाट मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम वर्क चल रहा है, क्योंकि हम रिवर्सिबल केसेस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क उधर ट्रांसफर होगा, तो आप देखते हो कि यार अच्छा ये हो गया मेरा टी नॉट एम सी एल एन टी नॉट बाई टी प्लस एम सी टी वन माइनस टी नॉट, ये केस। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बढ़िया से, एमसी कॉमन लिया, टी वन माइनस टी नॉट, इसको पहले मैं लिख रहा हूं, टी वन माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट एल एन टी नॉट बाई टी, ये चीज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी डायरेक्टली न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इसको याद कर पाते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक मेटेलिक ब्लॉक दिया है, उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 1000 केल्विन आपको गिवन है, बोल रखा है कि वो 1000 केल्विन पे अवेलेबल है और सराउंडिंग लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल है, मतलब 298 केल्विन पे अवेलेबल है। क्या मैक्सिमम वर्क बनाया जा सकता है, बिकॉज इन दोनों से कितना मैक्सिमम वर्क बनाया जा सकता है, कितना मैक्सिमम वर्क हम एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। वर्क कहीं भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, वर्क के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल क्या अवेलेबल होगा हमारे लिए, कोई भी देखो हीट इंजन को काम करना है ना, हीट इंजन को दो चीजों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो, मतलब दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, हीट इंजन आराम से काम करेगा और वर्क देगा कुछ ना कुछ। तो रिवर्सिबल हीट इंजन हम कहां लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं यार, कोई दो चीजें चाहिए मुझे। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही तो था कि यार जो भी हीट इंजन है ना, सिंपली एक रिजर्वायर के साथ काम नहीं करेगा, दो चाहिए, एक से वो ले और एक को दे। हाँ एक से ज्यादा देने वाले हो सकते हैं, एक से ज्यादा लेने वाले भी हो सकते हैं सिंक, बट एक सिंक तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। विदाउट सिंक आप कोई भी हीट इंजन को ऑपरेट नहीं करा सकते। तो सिंपल सी बात है कि आप रिवर्सिबल हीट इंजन का एप्लीकेशन कहां देख सकते हो, कहीं भी जहां भी आपके पास दो रिजर्वायर्स हो। रिजर्वायर कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज भी हो सकता है। जनरल सेंस से बात करो कि दो चीज आपके पास ऐसी अवेलेबल हो जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल हो, और उन दोनों के बीच में आप एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा के मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे यार, कैसे भी पूछ ले कि दो बॉडी अलग अलग है, मैक्सिमम वर्क बताओ, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगे, वो प्रीवियस वाला केस जो हमने यहाँ पे देखा, दो बॉडीज है अलग अलग, लेट्स सपोज अलग अलग, इस केस में तो हमने क्या सेम माना है। अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, एम सी सबको सेम मान लिया, आइडेंटिकल बॉडीज मान ली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनाइट आइडेंटिकल वंस, ठीक है, इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लेना आइडेंटिकली, आइडेंटिकल बॉडीज के केस के लिए एप्लीकेबल होगा।
आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या है, M1 बराबर M2 हो गया आपका और ये C1 बराबर C2 हो गया, ये चीज आइडेंटिकल बॉडीज है बेसिकली। तभी तो हमने ये सब कॉमन ले लिया ना, एमसी लिख लिया डायरेक्टली। हाँ अलग अलग दिया होगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा आइडेंटिकल नहीं दिया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको देखो एक बेसिक अप्रोच क्लियर होना चाहिए। मुझे वर्क निकालना है मैक्सिमम, T1 आपने बोला, T2 दिया, आपने बोला ये सर ये अलग अलग बॉडीज है, M1 है, C1 M1 C1 है, M2 C2 अलग अलग है, मैं इसको एक मानता ही नहीं हूँ, ठीक है अलग अलग है। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो करेंगे, रिवर्सिबल केस मान रहा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए। डेल्टा S1 डेल्टा S2 और रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन साइक्लिक डिवाइस है तो चेंज तो होगा नहीं, बस सर डेल्टा S1 डेल्टा S2 दोनों का कोई ना कोई एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जहां पे अपना हीट रिवर्सिबल इंजन काम करना बंद, तो वो हमने मान लिया TF। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो मैंने MC लिख दिया ना, आप क्या लिखोगे M1 C1 M2 C2, बस उसको यहाँ से सॉल्व कर लो जो भी कंडीशंस दिए, ठीक है। तो आपको ये बेसिक अप्रोच ये भी याद होना चाहिए और ये तो डायरेक्टली याद होना ही चाहिए, ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम वर्क वाला ये तो आपको याद होना ही चाहिए। कब के लिए एप्लीकेबल है, व्हेन टू आइडेंटिकल्स, व्हेन टू आइडेंटिकल finite bodies are available at different temperatures, available at different temperature, available at different temperatures, ठीक है। तो आइडेंटिकल बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे अवेलेबल होगी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रहेगा, अदरवाइज हमें बेसिक स्टेप तो पता ही है कैसे सॉल्व करना। यहाँ से कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन का यूटिलाइजेशन आप ऐसे ही करोगे, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, यहाँ से वो वर्क निकाल लो, सिंपल, ठीक है। और ये केस में डिफरेंस है थोड़ा सा, दोनों केसेस में डिफरेंस है। इस वाले केस में अपने एक फाइनाइट बॉडी है, दूसरा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जो कि जनरली क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो कि भाई क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। मोस्टली आप देखोगे क्वेश्चन यही बोलेंगे, फर्नेस है, एक मेटालिक बॉडी है, या कुछ भी ऐसा दे दिया जिसका टेम्परेचर बहुत कुछ है, तो उससे आप कितना वर्क बना सकते हो, वो वाली चीज। क्योंकि जहां भी हाई टेम्परेचर अवेलेबल है मतलब उसके पास क्या है, एक पोटेंशियल अवेलेबल है वर्क बनाने का। यार इसके पास T1 टेम्परेचर अवेलेबल था 1000 केल्विन, अब मैं इसका कुछ यूटिलाइजेशन ना करूं तो ये तो वेस्ट हो जाएगा, ये तो वेस्ट होना ही है। तो जिसके पास भी एक हाई टेम्परेचर पे अवेलेबल है, हाई टेम्परेचर पे वो अवेलेबल है, तो वो कुछ ना कुछ वर्क बनाने का कैपेसिटी रखता है, उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो एक मैक्सिमम वर्क बना सकता है। तो क्यों ना उस पोटेंशियल को हम यूज करें, तो यूज करेंगे तो इतना ऐसा वर्क मिलेगा हमें, बात समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम रजिस्टर का, ठीक है। नेक्स्ट केस है एक रजिस्टर, ठीक है। मतलब ये अपना आप में जितने हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे अपना आप में क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको गेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डायरेक्टली ऐसे, तो हम केसेस के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा क्या होगा, सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अभी तक जितने केसेस देखे अभी तक से पहले, वो सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो हम उसको केसेस के फॉर्म में देख रहे हैं। तो आपको केसेस के फॉर्म में आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको डायरेक्टली याद भी रहेगा कि हाँ एक ऐसा केस भी होता है। उसके बाद वो लैंग्वेज चेंज कर दे, देखो कंसेप्ट तो वही है, फाइनाइट बॉडी, कल कोई फर्नेस बोल रहा है, कल कोई मेटालिक बॉडी बोल रहा है, कल कोई कुछ बोल रहा है कि इतना हाई टेम्परेचर पे मेरे पास ये चीज अवेलेबल, कंसेप्ट तो वही है। कोई भी फाइनाइट बॉडी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो, वो फाइनाइट बॉडी, और एक मेरे पास एटमॉस्फेयर अवेलेबल है जो कि एक मेरा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अच्छा वो बोलेगा नहीं कि एटमॉस्फेयर मेरा एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, आपको समझना है कि एटमॉस्फेयर इज अवर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, तो मेरे लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला, है ना, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ये चीज। अच्छा ये T1 है यार, इसको T1 लिखो, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना खुद से यार, एटमॉस्फेयर को थोड़ा ना बोलेगा कि थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है ये चीज। तो लेट्स सपोज रजिस्टर, रजिस्टर एक केस कंसिडर करते हैं रजिस्टर का, ठीक है। ये आपके पास एक रजिस्टर अवेलेबल है एंड ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि आपने इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर किया और ये क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ये चीज। तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। अब वो जो हीट का जनरेशन है, अगर उसको मैं आगे ट्रांसफर ना करूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इसमें जो भी हीट जनरेशन हो रही है उसको मैं रिजेक्ट कर दूं, सराउंडिंग को दे दूं, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन बनेगी। वर्क ट्रांसफर हुआ और आपका कुछ ना कुछ यहां से क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। एंड रजिस्टर का टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर टी। रजिस्टर टेम्परेचर क्या है, टी। रजिस्टर का टेम्परेचर टी। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट बोलने का मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। एट स्टडी स्टेट एट स्टडी स्टेट वो कह रहा है, एट स्टडी स्टेट आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वर्क ट्रांसफर है इट विल बी इक्वल्स टू द हीट ट्रांसफर। एंड अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब एट स्टडी स्टेट आप ये बोलोगे कि भाई स्टडी स्टेट से लेने का, बोलने का मतलब ये है टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर remains constant. Or temperature of a resistor is remains constant, it means internal energy of the resistor will be what, हाँ यस बिल्कुल जीरो। टेम्परेचर अगर रजिस्टर का कांस्टेंट मेंटेन्ड है तो किस बात का इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पे ही अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, ये चीज। तो एट स्टडी स्टेट बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ अ रजिस्टर रिमेंस कांस्टेंट, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज आपने फर्स्ट लॉ लगाया, हीट ट्रांसफर बराबर वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, तो वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर बराबर, ये चीज। अब लेट सपोज इसको काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं केस ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे केस ए, ठीक है केस ए। तो अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यार एंट्रोपी का चेंज, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स बताओ, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स की बात करते हो आप, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे करोगे कैलकुलेशन, डेल्टा ऑफ एस ऑफ यूनिवर्स में दो चीजें आती है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे बताओ फटाफट फास्ट। डेल्टा एस ऑफ अ सिस्टम क्या होने वाला, सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम इज योर रजिस्टर, सिस्टम आपका है, तो और करके लिख लो, हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, सिस्टम जो हमने लिया है इट इज रजिस्टर। डेल्टा एस ऑफ रजिस्टर क्या लिखा जाएगी वैल्यू फास्ट, डेल्टा एस ऑफ रजिस्टर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई टी, नो, डेल्टा एस ऑफ अ रजिस्टर इज जीरो बेसिकली। अब बताओ कैसे, क्यों जीरो, टेम्परेचर चेंज एक्चुअली क्या है, देखो टेम्परेचर बेसिकली प्रॉपर्टी, एंट्रोपी प्रॉपर्टी। अब जब उसकी कंडीशन, रजिस्टर की कोई कंडीशन बदली ही नहीं, उसका कंडीशन बदला ही नहीं, उसका स्टेट बदला ही नहीं, तो किस बात का एंट्रोपी चेंज। जब एंट्रोपी तो प्रॉपर्टी है, जब आपकी कंडीशन ही नहीं बदल रही, कोई स्टेट ही नहीं चेंज हो रहा है, तो किस बात का एंट्रोपी चेंज। अच्छा फिर आप इसको रिलेट करोगे दूसरे केसेस के साथ, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं, इसको वर्क ट्रांसफर हो रहा है, और उसके बाद जो भी हीट जनरेट हो रही है वो रिजेक्ट हो जा रही है। बात समझो इस चीज को, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो डेल्टा क्यू है, ये जो डेल क्यू है इट इज रिजेक्टिंग, मतलब ये रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से और कहां जा रहा है, सराउंडिंग की तरफ। तो सराउंडिंग का डेल्टा एस विल बी व्हाट, डेल क्यू बाई टी।
मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा करके, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सराउंडिंग की तरफ। सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट सपोज आपने ले लिया T नॉट, इस तरीके से हीट ट्रांसफर किसको जाएगा, सराउंडिंग की तरफ। तो सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर जा रहा है, तो फाइनली यू विल टेक डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये बचा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी, चाहे आप हीट ट्रांसफर बाय T नॉट बोलो, और क्योंकि वर्क ट्रांसफर भी बराबर ही है, ये चीज वर्क हाई क्वालिटी, यस एग्जैक्टली। वर्क आपका एक हाई क्वालिटी है, मतलब हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है या ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसके साथ कभी भी एंट्रोपी ट्रांसफर थोड़ा ना होगा, उसकी वजह से कभी एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं होगा। और आप देख रहे हो रजिस्टर का जो कंडीशन है, रजिस्टर के लिए हम प्रेशर तो डिफाइन नहीं करेंगे, है ना, कोई वॉल्यूम में चेंजेस तो नहीं हो रहे, नहीं प्रेशर में चेंजेस हो रहे, ये सब बातें हम गैस और फ्लूइड्स के केस में करते हैं। ये एक सॉलिड है, तो सॉलिड है, तो यहाँ पे आपको किसके बारे में बात करनी है, टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जो हमने सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, सबसे पहला एप्लीकेशन किसके लिए देखा था हमने, सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए हमने एप्लीकेशन देखा था। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी एंट्रोपी चेंज आया था, इट विल बी व्हाट, mcln T2/T1, या बेटर इसको ऐसे लिखो, T1 की जगह आप लिख दो क्या, T1 की जगह आप लिखो T इनिशियल, ताकि आपको याद रहे कि ये इनिशियल कंडीशन का टेम्परेचर और ये T फाइनल। अब आप देखो, आपने जब सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए डिफाइन किया है और टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा है, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, 0। एंट्रोपी चेंज विल रिमेन 0 इफ देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। अगर आप सॉलिड एंड लिक्विड्स की बात करते हो, सॉलिड एंड लिक्विड स्पेसिफिकली, क्योंकि ये क्या है, इनकंप्रेसिबल, प्रेशर के साथ कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं आने वाले। तो डेल्टा एस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या होता है, mcln T फाइनल डिवाइडेड बाय T इनिशियल। ये चीज याद कर लो अच्छे से, सॉलिड दिमाग में ये भी तो चलो कि यार ये जो रजिस्टर दिया, बात हो रही है रजिस्टर की, इट इज अ सॉलिड। सॉलिड के केस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ये लगना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लगेगा और साथ साथ ये बोला जा रहा है क्या, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर द रजिस्टर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यहां रखोगे, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, एंट्रोपी चेंज 0। ये बात समझ में आई सबको, पहले बताओ, ये बात समझ में आई सभी को। जो आपने dq/t बोला ना, उसका रीजन ये है क्योंकि आपके माइंड में था वो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हम q/t लिख लेते हैं, बट आप वो नहीं सोच रहे हो कि वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर अलग चीज हो गया, ये अलग केस हो गया, दोनों अलग अलग चीजें होगी। ये रजिस्टर वाला केस अलग चीज, और वहां पे वो अलग चीज है, वहां पे वो हीट ट्रांसफर कर रहा है डायरेक्टली, तो वो दोनों केसेस अलग अलग हैं। तो ये मिस्टेक मत करना कभी, इसको आपने क्यूब वो लिख दिया क्या, q/t करके, क्योंकि आपने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट, वो केसेस अलग थे, ठीक है। तो एट स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ अ रजिस्टर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बात समझ में आती है। सिस्टम मतलब ये रजिस्टर का, तो एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा एट स्टडी स्टेट। सराउंडिंग का होने वाला है, क्यू लिखो चाहे वर्क लिखो, क्योंकि ये बराबर है। अच्छा, ये चीज हो गई बात। अब लेट सपोज केस नंबर बी, केस बी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, केस बी हम कंसिडर कर लेते हैं। केस बी में ना हम कुछ ऐसा अलग कंसिडर करते हैं, देखो अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस ये, अब की बार इसमें चेंजेस ये हैं कि ये ना रजिस्टर आपका इंसुलेटेड है। अगर इंसुलेटेड हुआ तो क्या होगा, ये तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ये हीट ट्रांसफर कितना होगा, 0, क्योंकि इंसुलेटेड है। हाँ बिल्कुल, इट विल बी 0। अब कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी, क्या अब इसका टेम्परेचर कभी कांस्टेंट रह पाएगा रजिस्टर का, बढ़ता चला जाएगा, जब तक इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है उस पर वो टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। प्रीवियसली नहीं बढ़ा क्योंकि जितना दिया उतना चलेगा, तो किस बात का बढ़ना, सिंपल सी बात। तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे पहले तो हम लगाते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इनिशियली मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर, इसका रजिस्टर का इनिशियल टेम्परेचर, रजिस्टर इनिशियल टेम्परेचर, टी आई करके, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने अप्लाई किया है तो आप देखोगे यार हीट ट्रांसफर होता है वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट आपको पता चला यार ये तो आपने बोल दिया इंसुलेटेड, तो ये चीज हो गई जीरो, इसकी बात खत्म। वर्क ट्रांसफर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वर्क ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अगर आप नेगेटिव कंसिडर कर रहे हो तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आई यहाँ पे, वर्क ट्रांसफर बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क ट्रांसफर कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिकल का जो भी वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा वो गिवन होगा, लेट सपोज क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, अरे एमसीवी डेल्टा टी नहीं होगा क्या, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, और अगर आपको वर्क ट्रांसफर पता है तो क्या आप यहाँ से डायरेक्टली किसका वैल्यू निकाल सकते हो, टी फाइनल का वैल्यू आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हो। और टी फाइनल की हमें जरूरत ही क्यों है, पहले बस टी फाइनल अरे बढ़ता रहेगा, बट हाँ हमें जरूरत क्यों है टी फाइनल की, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए। एंट्रोपी चेंज किससे निकलेगा, कहाँ के वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था, इनिशियली टी आई टेम्परेचर रजिस्टर का आपको पता है, फाइनल वाला आपने निकाल लिया, इसमें रखोगे तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रजिस्टर नहीं आ जाएगा आपके पास, और इस बार सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो, यस करेक्ट। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर मुझे लिखना है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, दिस इज जीरो, ठीक है, इस बार ये हो जाएगा एम सी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ठीक है, टी फाइनल बाई टी इनिशियल, बात समझ में आई, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स प्रीवियस केस में हमारा क्या आ रहा था, क्यू बाई टी, या क्यू और वक्त तो बराबर है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा, सराउंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो कहीं मत समझना इसमें प्लस माइनस वाला सीन, क्योंकि सराउंडिंग तो एक्सेप्ट कर रहा है ना हीट, तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और वो क्यू वर्क के बराबर है तो कुछ भी रखो, जो भी वैल्यू दी है वो रख के आप निकाल सकते हो। बट इस केस में क्या हो गया, केस नंबर बी में तो आपने इंसुलेट किया, इस वजह से दिक्कत हो गई, और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना वर्क ट्रांसफर होता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वर्क टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज निकालने का तरीका, वर्क ट्रांसफर बराबर इंटरनल एनर्जी, देखो सिंपल है, कहीं भी क्वेश्चन फंस रहे हो ना थोड़ा इसके, फर्स्ट लॉ लगा के देखो, सेकंड लॉ लगा के देखो, कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लॉ लगाया तो वर्क ट्रांसफर इसके बराबर मिला, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाला, फाइनल टेम्परेचर निकल गया तो मैं डायरेक्टली एंट्रोपी चेंज निकाल पाऊँ, क्लियर है। तो फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल कुछ इसके ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं,
आंसर निकालो कितना आएगा। कितना अंतर आता है? अरे इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले भूल गए हो। सबसे पहली बात यहाँ पे नोट करने वाली चीजें क्या है हमारे लिए। 100 ओम 100 ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर हीटेड स्टेडीली, मतलब सीधी सी बात है वो एट स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो मतलब टेम्परेचर ऑफ अ रजिस्टर विल रिमेन कांस्टेंट। और उसने किसके एंट्रोपी पूछा? यूनिवर्स का। यूनिवर्स का पूछा तो यूनिवर्स के दो चीजें हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये चीज सिस्टम बोलने का मतलब रजिस्टर यहाँ पे। और इसका एंट्रोपी चेंज कितना होगा? इसका 0 हो जाएगा क्योंकि साफ साफ स्टेडी स्टेट बोला है। अब बात आती है सराउंडिंग की। सराउंडिंग का कितना, जितना हीट ट्रांसफर होगा। अब आई है दे रखा, करंट और रजिस्टर दिया। Q विल बी व्हाट? आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो गया ये? 303, है ना। 273 होता है ना, तो ठीक है 303 केल्विन। तो आई विल बी व्हाट? 10 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर इंटू आर इज 100। कितना आ रहा है? 0.132 आ रहा है ना। यस यस करेक्ट, 0.132 समथिंग आएगा। किलोवाट केल्विन, ठीक है, किलोवाट केल्विन। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
ठीक है, सॉल्व करो से। मतलब आप देखो क्वेश्चन का लेंथ काफी ज्यादा है, बट ये सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, हार्डली इट टेक्स 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या बेसिकली हमें यहाँ पे अप्रोच रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करो से। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा, आपको सबको समझ में आ गया, तो हार्डली 1 या मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट भी काफी ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। ठीक है, ट्राई करो उसे फास्ट। क्वेश्चंस का डिस्कशन क्या करना है। क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? एनीवन? हाँ, फ्री एक्सपेंशन। क्वेश्चन में बोला नहीं कि आपका एक टैंक है, बेसिकली एक इंसुलेटेड रिजिड टैंक, जो कि क्या है, 2 इक्वल कंपार्टमेंट है, और क्या बोला है, एक कंपार्टमेंट लिखा है हाफ ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद हीलियम, एक हीलियम से फिल्ड है, while the remaining half is empty। तो कौन सी प्रोसेस होगी? ये फ्री एक्सपेंशन वाला केस है। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया? फ्री एक्सपेंशन केस। इंसुलेटेड भी बोल रहा है। अब फ्री एक्सपेंशन केस क्या, फ्री एक्सपेंशन केस में आप क्या 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 जानते हो, क्या क्या होगा? हीट ट्रांसफर नहीं होगा पहली बात, वर्क ट्रांसफर तो कोई सवाल ही नहीं है। जब ये 2 चीजें जीरो है तो तीसरी चीज क्या है? और इंटरनल एनर्जी का चेंज का जीरो होने का मतलब? यस, तो बस यस यस एग्जैक्टली। हाँ, एंट्रोपी चेंज जीरो, फिर वही वाली बात है। अरे सॉलिड लिक्विड के केस में एंट्रोपी चेंज इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ गैसेस 3 फॉर्मूले लिखे हैं ना हमने। डेल्टा टीडीएस रिलेशन के बाद जब हमने एक एप्लीकेशन सॉलिड एंड लिक्विड देखा था, दूसरा आइडियल गैस देखा था, आइडियल गैस में 3 रिलेशंस डेवलप किए थे, उन रिलेशंस का यूज करो ना यार। सॉलिड एंड गैसेस में डिफरेंस रखो कुछ ना कुछ। वहां पे जीरो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहां पे सॉलिड या लिक्विड की बात हो रही थी। सॉलिड एंड लिक्विड के केस में एंट्रोपी चेंज इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर कांस्टेंट तो एंट्रोपी चेंज जीरो। बट ये गैस है ना, गैस के केस में 3 फॉर्मूले लिखे हमने आइडियल गैस, उन तीनों फॉर्मूले का यूज करो। उन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको सुटेबल लगता है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम्स के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज दे रखी है। इनिशियली हीलियम का वॉल्यूम कितना था, फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
टोटल वॉल्यूम कितना दिया कंटेनर का, टोटल V1 दिया है, तो इनिशियली हीलियम का वॉल्यूम कितना हो गया 0.5, आधा आधा, फाइनली कितना हो जाएगा 1। बस निकालो अब एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। रिलेशन जो यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, mc/ln/T2 mcv/ln/T2/T1 प्लस mr/ln/V2/V1, यही होता है फॉर्मूला, करेक्ट है। इस फॉर्मूले को लगाओ, बस आंसर निकालो। हाँ ये T2 T1 हो गया ना, हाँ हाँ ये वाला टर्म जीरो होगा, ये तो जीरो होना है, ये तो जीरो होगा, इससे एंट्रोपी चेंज आएगा ना। निकाल के बताओ फटाफट, अब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आंसर बता दो अब कितना आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर बताओ फास्ट। 50, नो नो, अब पहली बात तो यूनिट गलत बता रहे हो, किलो जूल, हीट ट्रांसफर ना पूछा है। यस 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 44 यूनिट, सूर्य यूनिट क्या है, यूनिट हाँ हाँ निकालो, कहाँ हीलियम का ही तो मास आएगा, कहाँ से आएगा मास, वो निकालो। किलो जूल पर कैलोरी, नहीं नहीं किलो जूल होगा तो फिर वो 0.044 होगा, 44.834 बोलो तो देन इट मींस वो जूल पर केल्विन में आंसर फिर। अच्छा मास नहीं गिवन है तो मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मास कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो मास की जगह मैं रखता हूँ प्रेशर, प्रेशर कितना है 0.1 मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल को मैंने रखा किलो पास्कल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आधा 0.5 क्योंकि टोटल 1 है तो, और वॉल्यूम ये हो गया डिवाइडेड बाय आर इनटू टेम्परेचर टी, टेम्परेचर कितना है इसका इनिशियली, बिफोर रप्चर वाज 500 डिग्री सेल्सियस, 500 प्लस 273 मतलब 723 और 773 इनटू एम आर ln V2 फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 0.5, आर से आर कैंसिल करो, आर की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं। यस हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ सिद्धार्थ करेक्ट है, किलो जूल के टर्म्स में, सूर्य 44.834 बिल्कुल करेक्ट है, जूल पर केल्विन के टर्म्स में। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, इट विल बी व्हाट 0.044, 0.004 कितना आ रहा है 834, आप 8 समथिंग ले सकते हो, ये आ रहा है आपका किलो जूल पर केल्विन की टर्म्स में, बट अगर आप जूल में रखते हो तो 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट सत्यार्थ सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में समझना पड़ेगा यार, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है, इंटरनल एनर्जी जीरो मतलब इनिशियल फाइनल टेम्परेचर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा जीरो वाला बचा, ये टर्म सेंट्रल एंट्रोपी चेंज आ गया आपका। ठीक है चलो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं चलो।
मेटालिक ब्लॉक सराउंडिंग टेम्परेचर इज 300 केल्विन। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वैसे आपको ये चीज याद होना चाहिए, 4.187 होता है, जनरली 4.18 यूज कर लेते हैं, ये चीज है ना। सॉल्व करो से। ठीक है। मेटालिक ब्लॉक 1000 kg मास हैविंग अ टेम्परेचर इतना इज इमर्ज इन एन इंसुलेटेड टैंक कंटेनिंग 40 kg ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। ऑब्वियसली बात है कि आपने टेम्परेचर ज्यादा है वाटर में है तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में, हीट ट्रांसफर होगा, दोनों कहीं ना कहीं एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। ठीक है। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है मेटालिक ब्लॉक का प्लस वाटर का। तो जब तक उनका फाइनल टेम्परेचर नहीं मिलेगा हम एंट्रोपी चेंज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि mcln T फाइनल बाय डी इनिशियल फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है। तो पहले तो आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना पड़ेगा इसके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसे कर लोगे, वैसे कर ही लो, जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो, कितना आएगा।
328 मास को ना, अरे एक काम करना, मास को ना 100 केजी लिखना, वैसे मास को 100 केजी लिखना है इसको, ठीक है, 1000 केजी नहीं, 100 केजी है। और कितना है, 360 केल्विन, इंसुलेटेड टैंक कंटेनिंग 40 केजी वाटर एट 300 केल्विन, ठीक है। हाँ 313 आ रहा है, 313 समथिंग। कितना आ रहा है, 328 आ रहा है। तीन सौ तीन, एक 328, मास ऑफ ब्लॉक, सी ऑफ ब्लॉक, टेम्परेचर इसका कितना है, लेट सपोज इसका कितना रहेगा, सबसे पहले 360, 360 से ये जाएगा टी फाइनल इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, टी फाइनल जाएगा कितने से, इसका इनिशियल कितना है 300, ये चीज। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, मास ऑफ ब्लॉक कितना दिया है 100, स्पेसिफिक हीट कितना है 500, अच्छा याद रखो वो 500 जूल पर केजी केल्विन में दिया है, मास इसका 40 केजी और इसका दिया है 418, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, 4187 TF माइनस 300, यही क्या है? रूट के अंदर T1 T2 वो क्यों लगाया? बोर्ड पे आपने 300 दिया है, 300, हाँ 300 ही तो है, नहीं वो आपने अंडर T1 T2 कर दिया उसको क्या, अंडर T1 T2 क्यों किया, लेकिन अंडर T1 T2 कब करना था, आप लोगों ने मिक्स कर दिया उस चीज को। अंडर T1 T2 वाला केस क्या था हमने जो डिस्कस किया था, ये वाली चीज, ये अंडर T1 T2 कब था, जब आपको वर्क के बारे में बोला गया हो। यहाँ तो कोई वर्क है ही नहीं, क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है, आपने उसको पानी के टैंक में डाल दिया, वहां पे आपने कोई वर्क की बात थोड़ी ना करी, वहां तो वर्क की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग चीजें, और आपने एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाया, यहाँ से वर्क निकाला, तब जो मैक्सिमम केस होगा उसके लिए कंडीशन ये आती है। और ये भी अंडर T1 T2 किसके लिए आ रही है, जब आपकी दो आइडेंटिकल फाइनाइट बॉडीज हो, है ना, तो वो गलती मत करो, टी आर मैक्सिमम वर्क ये कहां से ला रहे हो, सब चीजें, सिंपली एक मेटालिक ब्लॉक कंटेनर में डाला है, बस खत्म कहानी। कहीं ये थोड़ी ना बोला आपसे कि कितना वर्क निकलेगा, और पहली बात ब्लॉक को आपने कंटेनर, पानी कंटेनर में डाला, सिंपली हीट ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होने वाला, सिंपली ब्लॉक को आपने एक कंटेनर में डाला, पानी वाले कंटेनर में, सिंपल हीट ट्रांसफर, कंटेनर इज इंसुलेटेड ना, नहीं बात समझ में आई, कहाँ गलत कर रहे हो, टी फाइनल आपका अराउंड 313 समथिंग होगा। नहीं एक चीज बताओ, बाकी क्लियर हुआ ये आप लोगों को, सिद्धार्थ, सत्यार्थ, सूर्य, आयुष, ठीक है। तो आंसर इसका जो आ रहा है 313.79 है ना, तो केस को समझना बहुत जरूरी है, सिंपली ब्लॉक को डिप कर दिया वाटर में, बस और कुछ नहीं बोला है, सिंपल हीट ट्रांसफर। तो एंट्रोपी चेंज बताओ फटाफट कितना आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज एक बार निकाल के बता दो फटाफट कितना आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आने वाला है, फास्ट कैलकुलेट करो, टोटल एंट्रोपी चेंज, आयुष 6.657, ठीक 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 है, अच्छा आप वो जूल के डाउन से बता रहा होगा अपना आंसर, ठीक है, 0.65 समथिंग, हाँ ठीक है, करेक्ट है सिद्धार्थ,
आयुष, आयुष शायद आपने आंसर जूल के डॉलर से बताया होगा, इसलिए आई थिंक 660 आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए क्या करोगे भाई, आपने ब्लॉक को पानी में डाला, ब्लॉक का टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल गया, पानी का टेम्परेचर भी टी इनिशियल से टी फाइनल गया, दोनों का एंट्रोपी चेंज ऐड होगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, अच्छा यूनिवर्स में सराउंडिंग का इसलिए नहीं आया क्योंकि इंसुलेटेड टैंक है, कुछ तो हीट ट्रांसफर जाएगा ही नहीं सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग का जो होगा अभी एंट्रोपी चेंज वो जीरो। तो डेल्टा एस ऑफ सबसे पहले ब्लॉक, डेल्टा एस ऑफ ब्लॉक, फिर आ गया वाटर, फिर आ गया डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये चीजें क्लियरली आपको पता होनी चाहिए यार, ये चीज जीरो हो गया ठीक है। ब्लॉक के बारे में बात करी आपने, तो ब्लॉक में आपने बोला यार ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक सी ऑफ ब्लॉक एल एन टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल, टी इनिशियल कितना था इसका 360, प्लस मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर एल एन टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल कितना था 300। बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज हाँ 0.657 समथिंग आएगा, यूनिट सही लिखो, किलोजूल पर केल्विन, 0.657 किलोजूल पर केल्विन। सिर्फ किलोजूल बोलोगे तो इसका मतलब तो आप कहीं ना कहीं एनर्जी की बात कर रहे हो ना, किलोजूल पर केल्विन, डन है ना, बिल्कुल बिल्कुल यस करेक्ट सिद्धार्थ। तो बात समझ में आई आपको, एंट्रोपी चेंज अब कैसे लिखना होगा आपको, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा एक दो एग्जांपल से। भाई यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम के दो पार्ट है ब्लॉक एंड वाटर, दोनों को ऐड करके जीरो कर, जीरो को ऐड कर दिया, जीरो क्यों करेंगे, ये तो रिवर्सिबल केस तब होता तब मानते, या तो यूनिवर्स का निकालना है आपको। तो ब्लॉक प्लस वाटर प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग का इसलिए नहीं है क्योंकि टैंक इज इंसुलेटेड, इस वजह से, ठीक है। चलो फिर है ना, आई थिंक एक चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बस आपका ये ऑलमोस्ट एंट्रोपी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब इसमें कुछ एक दो और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा केस और है वो डिस्कस कर लेंगे लास्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सर्जी अवेलेबिलिटी। अगेन एंट्रोपी का जस्ट एप्लीकेशन है अवेलेबिलिटी, एंट्रोपी का जस्ट एप्लीकेशन है। तो अगर एंट्रोपी अच्छे से क्लियर है तो अवेलेबिलिटी एक्सर्जी वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल है। फिर हाँ एंट्रोपी में अगर कहीं प्रॉब्लम है देन फिर अवेलेबिलिटी एक्सर्जी में भी प्रॉब्लम होगा, अगेन ये चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर देन थैंक यू सो मच, है ना, कल मिलता है फिर। अच्छा एक चीज, टाइमिंग हम ना थोड़ा सा इसको पहले शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हम क्या करें, टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट करें 4 बजे से, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम 2 बजे से करते हैं, ठीक है, 2 से 4, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो 2 से 4 है ना, 3 से, सत्य कॉलेज का टाइमिंग फिर 3 से तो कर सकते हो, 3 बजे से भी नहीं हो पाएगा, 4 से, अच्छा चलो ठीक है, अभी 4 ही रखते हैं फिर, तब देखते हैं फिर अगर इन्हें केस चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, वैसे अगर अगर हो सके तो